हम इंसानों के पास वृक्क होते हैं जो शरीर में उत्सर्जन का काम करते हैं। हमारे वृक्क बहुत ही प्रभावी होते हैं जो शरीर से सारे अपशिष्ट पदार्थों को निस्यंदित कर बाहर निकाल देते हैं। और यही बात सभी कशेरुकी जीवों पर भी लागू होती है। सभी कशेरुकी जीवों में वृक्क होते हैं। लेकिन जब हम अकशेरुकी जीवों की बात करते हैं तो वहां पर हमें उत्सर्जन तंत्र में बहुत विविधता देखने को मिलती है। अकशेरुकी जीव वैसे भी सरल संरचना वाले होते हैं, तो उनके उत्सर्जन तंत्र भी बहुत ही सरल होते हैं। अगर हम सबसे सरल प्रोटोजोआ की बात करें, जैसे कि अमीबा, तो वो अपनी कोशिका के अंदर बने सारे अपशिष्ट पदार्थों को सरल विसरण के जरिए बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है, इसलिए उनके अंदर किसी विशेष संरचना की बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनका पूरा शरीर ही एक कोशिका है। लेकिन जैसे जैसे अकशेरुकी जीवों की जटिलता बढ़ी, हमने देखा कि उनके शरीर में विशेष संरचनाएं भी बनने लगी उत्सर्जन के लिए। और सबसे पहली ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती है प्लैटीहेलमिन्थेस यानी कि फ्लैटवर्म्स में। इनमें उत्सर्जन के लिए जो विशेष कोशिका होती है उसे हम फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस यानी चपटे कीड़े, ये या तो अंतः परजीवी हो सकते हैं या मुक्त रूप से रहने वाले जीव। इनका विशेष उत्सर्जी तंत्र होता है फ्लेम सेल। इसे ही हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। अब एक फ्लेम सेल कैसा दिखता है, जरा देखिए। ये जो काला बिंदु है वो है इसका केंद्रक। नीचे की तरफ जो सफेद रेशे जैसा दिख रहे हैं वो है सीलिया। पूरी संरचना को हम फ्लेम सेल कहते हैं। ये फ्लेम सेल शरीर के दोनों पार्श्व भागों पर लगे होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? इनकी ऊपरी सतह शरीर की भीतरी भाग की ओर होती है। ये चौड़ा भाग शरीर द्रव से अमोनिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है और फिर उसे नीचे की ओर एक नलीनुमा संरचना से भेजता है, जो उत्सर्जी वाहिनी में जाकर खुलती है। सभी फ्लेम सेल्स मिलकर शरीर के अपशिष्टों को उत्सर्जी वाहिनी में डालते हैं। अब इसे फ्लेम सेल क्यों कहा गया? जब अपशिष्ट इनमें प्रवेश करता है तो सीलिया बहुत तेजी से हिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई ज्वाला या फ्लेम जल रही हो। इसी वजह से इसे फ्लेम सेल कहा जाता है। अब दूसरा नाम प्रोटोनेफ्रीडिया क्यों है? क्योंकि इस संरचना में शरीर के अंदर से अपशिष्ट खींचने के लिए कोई विशेष छिद्र नहीं होता। सारे अपशिष्ट पदार्थ केवल विसरण के माध्यम से ही अंदर आते हैं। ऐसी संरचनाओं को ही प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्लैटीहेलमिन्थेस से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एनालिडा यानी कि केंचुओं की ओर, वहां पर हमें ऐसी उत्सर्जी संरचनाएं दिखती हैं जिनके दोनों ओर छिद्र होते हैं, एक शरीर के भीतर की ओर और दूसरा बाहर की ओर। इन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं प्लिनेरिया का। ये एक मुक्त जीवी जलीय प्लैटीहेलमिन्थ है। क्योंकि इसके आसपास पानी की भरपूर मात्रा होती है, ये अमोनिया को उत्सर्जित कर सकती है, यानी ये अमोनोटेलिक होती है। लेकिन कुछ अंतः परजीवी भी होते हैं, जैसे कि टेपवर्म या फ्लूक। उनके पास पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए वो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लैटीहेलमिन्थेस दोनों तरह के हो सकते हैं, अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक। साथ ही ये फ्लेम सेल्स ना सिर्फ उत्सर्जन में मदद करते हैं, बल्कि शरीर के द्रव संतुलन और आयन संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यानी ये ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि परासरण नियमन में भी सहायक है। अब बात करते हैं एनालिडा की, जैसे कि केचुआ और इनके उत्सर्जन तंत्र नेफ्रीडिया की। अगर आप केचुए को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका शरीर खंडों में बटा हुआ है। हर खंड में या कहें अधिकांश खंडों में एक अलग उत्सर्जन तंत्र होता है। हर खंड में उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे हम नेफ्रीडियम कहते हैं। आप एक नेफ्रीडियम कैसा होता है, जरा देखें। हर नेफ्रीडियम की शुरुआत होती है एक फनल आकार के छिद्र से, जो शरीर की कोशिका गुहा यानी कि सीलोम में खुलता है। इसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इसके चारों ओर सीलिया होते हैं, जो द्रव को अंदर खींचने में मदद करते हैं। फिर ये द्रव नेक यानी कि गर्दन नामक हिस्से से होकर जाता है और ये भी सीलिया द्वारा द्रव को आगे भेजता है। इसके बाद आता है घुमावदार भाग। ये भाग बहुत ही अधिक कुंडलित होता है। ये वही हिस्सा है जहां से पानी और उपयोगी आयन वापस शरीर में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। जो भी अपशिष्ट बचता है वो नलिका से होता हुआ नेफ्रीडियोपोर नामक छिद्र से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये नेफ्रीडिया
एनालिडा का उत्सर्जी तंत्र नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालता है और साथ ही ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियमन भी करता है। और जैसा कि आपने पहले भी देखा, अगर एनालिडा के आसपास पानी भरपूर है तो वो अमोनोचैलिक होंगे, और अगर पानी की मात्रा कम है तो वो यूरियोचैलिक होंगे। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा जैसे कीटों के मालपीगियन नलिकाओं की। उदाहरण के लिए एक मच्छर को देखिए। इसके भोजन नली या एलिमेंट्री कैनाल से जो पतली नलिकाएं जुड़ी होती हैं, उन्हें ही हम मालपीगियन नलिकाएं कहते हैं। ये नलिकाएं मिडगट और हाइंडगट के बीच पाई जाती हैं। ये उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या 60 से 150 तक हो सकती है। अब मालपीगियन नलिकाएं काम कैसे करती हैं? आर्थ्रोपोडा के पास हमारा जैसा लाल खून नहीं होता, उनमें होता है हीमोलिम्फ। तो इसी हीमोलिम्फ से यूरिक अम्ल, जल और आयन इन मालपीगियन नलिकाओं में प्रवेश करते हैं। यहाँ का पीएच अम्लीय होता है, जिससे यूरिक अम्ल जम जाता है। और यही कारण है कि इनका मल एक गाढ़े पेस्ट या छर्रों के रूप में निकलता है। जो उपयोगी पदार्थ है जैसे जल और आयन, उन्हें शरीर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। अब चलते हैं क्रस्टेशियंस की ओर, जैसे कि झींगा मछली यानी कि प्रॉन। मेरी मम्मी जब भी इसे पकाने से पहले साफ करती हैं तो सिर वाले भाग को विशेष रूप से अच्छी तरह से धोती है। बाद में मैंने जाना कि झींगा अपने अपशिष्ट पदार्थों को सिर के नीचे एंटीना के नीचे इकट्ठा करता है। इसी भाग में स्थित होता है ग्रीन ग्लैंड, जिसे हम एंटेनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये हरे रंग की मटर जैसी आकृति का होता है, इसलिए इसे ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है। ये दोनों तरफ एक एक जोड़े में पाया जाता है। अब इस ग्रीन ग्लैंड में होता है एक एंड सैक, उससे जुड़ी हुई लैबिरिंथ जैसी नलिकाएं, और फिर एक मूत्राशय यानी कि ब्लैडर। हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट एंड सैक और लेबिरिंथ में आते हैं। फिर वो सब कुछ ब्लैडर में जमा होता है और अंत में यूरेटर, जिसे उत्सर्जी छिद्र भी कहते हैं, उससे बाहर निकलता है। क्योंकि ये जीव पानी में रहते हैं, इसलिए ये अमोनोजेलिक होते हैं। इस वीडियो में हमने 4 प्रमुख अकशेरुकी उत्सर्जी तंत्रों के बारे में जाना। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया प्लैटीहेलमिंथीज में, नेफ्रिडिया एनालिडा में, मालपीगियन नलिकाएं आर्थ्रोपोडा में, ग्रीन ग्लैंड या एंटेनल ग्लैंड क्रस्टेशियंस में।